जय हिंद दोस्तों, मैं इकबाल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी। तो चलिए बात करते हैं आज हम भारत के संविधान की और भारत के संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहले हम दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान पूरा उद्देशिका पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। तो हमें उद्देशिका को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उद्देशिका को हम क्या बोलते हैं। उद्देशिका को हम प्रस्तावना या प्रेम्बल भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारा इसका सोर्स है, ठीक है। और होती क्या है, क्यों होती है, ये एक सार है दोस्तों, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो सार होता है उसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना बोलते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान का जो सार है वो उद्देशिका है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा हम भारत के लोग, देखिए जैसे कि कहा गया हम भारत के लोग, तो भारत का जो संविधान है इसका स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं, ठीक है। क्योंकि ये भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और भारत का अगर एक क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, तो ये भी हम भारत के लोग ही हैं, क्योंकि ये भारत के लिए ही बनाया गया है, भारत के लोगों को देखकर ही बनाया गया है, ठीक है। हालांकि काफ़ी देशों से हमने भारतीय संविधान को ग्रहण किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो प्राधिकार स्रोत होगा वो हम भारत के लोग होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अब क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत जो सरकार है अब अपने देश के बारे में जो भी निर्णय लेगा वो स्वयं लेगा, ना कि किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो अब डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और खुद का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है, अब स्वयं निर्णय की बात शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ठीक है। भारत को समाजवादी कल्पना के तहत रखा गया है, ठीक है, ताकि समाजवाद की ओर बढ़ सकें, ताकि गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको हम पाट सकें, ठीक है, जैसा कि नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। भारत में एक पंथनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की गई है। क्यों? क्योंकि जो पंथनिरपेक्ष है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, वो किसी भी पंथ को स्वीकार नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पंथ के लोग, किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, ठीक है। चाहे धर्म हो चाहे नहीं हो, फिर भी लोग यहाँ पर निवास कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। जैसे कि आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की देखा होगा, और उनमें काफ़ी पंथ हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नास्तिक हैं वो भी रह सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वेच्छा का अधिकार दिया गया है, ठीक है, कि आपको कोई भी धर्म स्वीकार करना हो वो आप स्वीकार कर सकते हैं। राज्य इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। फिर लोकतंत्र की बात की गई है। भारत का जो लोकतंत्र है, भारत में जनता को ये अधिकार दिया गया है वह अपनी सरकार चुने, और सरकार उस प्रकार से जो जनता का जो एजेंडा है या फिर जिस आधार पर उन्होंने जनता ने चुना हुआ तो वो उसको पूरा करे, ठीक है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की शक्ति को भी सशक्त बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट गणराज्य। भारत में गणराज्य की कल्पना की गई है, क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो कार्यकारी प्रधान होता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष, इसीलिए भारत को गणराज्य की दी गई है कल्पना, ठीक है। और ये जो गणराज्य की कल्पना है वो फ्रांस से ली गई है, ठीक, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। और इसमें देखिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि भारतीय संविधान में कितने न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ऑप्शन में आ जाता है कि धार्मिक न्याय की बात की गई है या नहीं, तो नहीं की गई है, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। एक ऐसा भी आता है कि भारत की जो संविधान है, संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं, ठीक है। तो संविधान की आत्मा या कुंजी जो बोलते हैं वो प्रस्तावना को बोलते हैं। एक बनेगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान क्या हुआ, पारित कर दिया गया, ठीक है, लागू हो गया, ठीक है। हालांकि पूरी रूप से नहीं हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से या अधिकांश हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर इसी तारीख को यहाँ पर इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें। अगर बोला जाता है कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ,
तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यान देना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसे लोकतंत्रात्मक राज्य की कुंडली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझना होगा। सबसे पहले जो अमेरिका का जो संविधान था वो पहला ऐसा संविधान था जिसने उद्देशिका को ग्रहण किया। ठीक है, अमेरिका सबसे पहला संविधान था, अमेरिका ऐसा पहला संविधान था, प्रथम ऐसा संविधान था जिसने उद्देशिका को ग्रहण किया। और उद्देशिका आई कहाँ से? तो प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, उसे 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान, यहाँ पे ओवरऑल क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, सिर्फ संविधान से उद्देशिका से नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं? देखिए, एक होते हैं मानवाधिकार, एक होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं और हर देश अपने अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि कौन से मौलिक अधिकार वहाँ पर होना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों को स्वीकृति मिली होती है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, ये आर्टिकल 31 में इसका प्रावधान था। ठीक है, और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे हटाया गया और इसके लिए अलग से आर्टिकल 300 बनाया गया। ठीक है, और इसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में था? तो आर्टिकल 31 में इसका प्रावधान था। इसे किस आर्टिकल द्वारा हटाया गया? तो संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान आर्टिकल भाग 3 में है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद में आर्टिकल में इसका प्रावधान है। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, कहाँ कहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, फिर लिखा है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान, अभी जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? समता का अधिकार 14 से लेके 18 आर्टिकल में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता है अगर भारत आपने, और एकल नागरिकता कौन सी है? भारतीय नागरिकता। ठीक है, भारतीय नागरिकता अगर आपने ग्रहण कर ली तो आप भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, और ये हमने ली है ब्रिटेन से। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया और ये अधिनियम जो था 1955 ही अधिनियम था। ठीक है, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, और अनुच्छेद जो 11 है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का कानून बना सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, मतलब पिता कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का अभिरक्षक है, यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से, पंचायती राज से, शहरी स्थानीय निकायों से या वेतनमान में संशोधन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। ठीक है, पीके थुंगन समिति का गठन 1988 में किया गया और इसने कुछ सिफारिशें भी की, जैसे पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए, जिला कलेक्टर को
जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसने सिफारिशें की। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या साउथ अफ्रीका? तो राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। भारत का जो संविधान है सबसे विशाल का है, सबसे बृहद, सबसे बड़ा है। ठीक है, बिगेस्ट है। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, आप पॉकेट में लेकर इसे चल सकते हैं। ब्रिटेन का संविधान जो है वो परंपराओं पर आधारित संविधान है। ठीक है, और आलिखित संविधान है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, आलिखित संविधान है। इसका संविधान जो है दोस्तों, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, अधिकांश भाग इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? अभी हमने पढ़ा 26 नवंबर 1949 को। और इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां थी? तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। एक संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। संघ सूची जो है वो, इसमें कानून बनाने का अधिकार संघ को है, इसमें राज्य को है, और इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, किंतु यदि संघ कानून बनाता है तो राज्य का जो कानून होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब संघ का कानून जो है वो इस पर सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, अगर विषयों की बात करें दोस्तों तो इसमें पहले जो थे वो 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। ठीक है, और अगर इसकी बात करें इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो पहले 47 थे, वर्तमान में 52 विषय इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारतीय संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड, तो ब्रिटेन से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद जो होती है वो संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। अगर हम संघीय प्रणाली की बात करें, संघीय प्रणाली जो ली गई थी वो कनाडा से ली गई थी। ठीक है, अमेरिका से हमने संविधान की सर्वोच्चता ग्रहण की। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण किए। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की। डीपीएसपी को हमने, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से ग्रहण किया। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अगर वर्तमान की बात हो रही है दोस्तों तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम मूल की बात करते तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 से 9वीं अनुसूची है वो संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है जो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अधिग्रहण से संबंधित, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, राज्य चाहे तो कर सकती है। ठीक है, संविधान पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स को याद रख सकते हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। अगर हम बात करें मूल में तो मूल में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, मूल में 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो मूल में 8 थे, वर्तमान में 12। ठीक है, 12 इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, 6वीं अनुसूची, तो 6वीं अनुसूची में मिजोरम आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, और ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, कहाँ के? मिजोरम, असम और मेघालय। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान है। एक समान मतलब सभी के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। ठीक है, अगर हम समान वितरण की बात करें, समान वितरण, ठीक है, समान वितरण, ठीक है, और समान संसाधनों का वितरण या फिर वेतनों का समान वितरण, तो इस आर्टिकल 39 में इसका प्रावधान है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 40 में दिया गया है। इस और पृथक्करण की बात करें, पृथक्करण, न्यायालय और कार्यपालिका के पृथक्करण को आर्टिकल 50 में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, और ये राज्य के ऊपर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किससे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा महासचिव को? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अपना अध्यक्ष किसे
इस्तीफा किसे सौंपेगा? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट हमारा भारत की लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, एम.ए. अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, एन. संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। सेकंड स्पीकर कौन थे? एम.ए. अयंगर। थर्ड कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। फोर्थ कौन थे? एन. संजीव रेड्डी। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी में दोस्तों देखे जा सकते हैं। ठीक है, एनडीए में देखे जा सकते हैं। ठीक है, और जितने भी पीसीएस एग्जाम जो नए पैटर्न में आ रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चंस ला रहे हैं। ठीक है, किस राज्य का विधि अधिकारी, किसी राज्य का विधि अधिकारी होता है? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या विधि विभाग का महासचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात करें तो ये केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, और जनरल सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो ये इनके सहायक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट है हमारा, श्रीमती मीरा कुमारी से पहले लोकसभा स्पीकर के पद पर कौन रहा या कौन विराजमान था? मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, जी.एम. बालयोगी, पी.एम. संगमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमनाथ चटर्जी। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4, 5, 3 या 6 में? देखिए, भारतीय भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान भाग 3 में, अभी हमने इसकी चर्चा भी की। ठीक है, भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम भाग 4 की बात करें तो इसमें आ जाएंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000, 2,25,000, 2,80,000 या 2,75,000। तो इसका राइट आंसर होगा 2,80,000। अगर हम अन्य न्यायाधीश की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों, तो इनका जो वेतन होगा 2,50,000 होगा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति नहीं होगा, ये केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री नहीं होता, राज्य का मुख्य सचिव नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है, और आर्टिकल 153 में इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 155 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 154 में कहा गया है कि ये जो काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो विधान परिषद जो होता है इसका ऊपरी सदन होता है, और विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो संसद के सदन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, बूढ़ों का सदन भी कहते हैं, इसको हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, और ये निम्न सदन जो होता है वो मुख्य सदन या लोकप्रिय सदन भी कहलाता है, लोकप्रिय सदन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? 7 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। और अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है वर्तमान में 4 लाख मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।